नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज के इस उत्तर प्रदेश स्पेशल की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग प्रौद्योगिकी विकास, पर्यावरण संरक्षण, अनुसूचित जनजातियां और कल्याणकारी जो योजनाएं और परियोजनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो पार्ट हैं इसके अंतर्गत हम लोग का ये प्रयास है कि जो इससे प्रश्न पूर्व में बने हैं और या जो भविष्य में बनने की संभावना है इसको एक विस्तृत व्याख्या के साथ कवर कर लिया जाए, ताकि जो उत्तर प्रदेश का करंट है और ये जो स्टैटिक पार्ट है इन दोनों को एक साथ करके उत्तर प्रदेश के संबंध में एक अच्छी पकड़ बनाई जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? तो आपका सही जवाब होगा 1975 में प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा 1975। तो हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान कानपुर में स्थित है। यह प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है। यानी कि पहले प्रश्न का सही जवाब होगा सी 1975। अगला देखिए, प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ में स्थित है। यानी इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला पूछेगा तो आप बताएंगे कि लखनऊ में स्थित है। दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा डी। तीसरा प्रश्न देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है, ये कहाँ पर है? तो ये रामपुर में स्थित है। ये भी बात आप क्लियर करिएगा, रामपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है। तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये भी कहाँ पर स्थित है? रामपुर में स्थित है, ठीक है। यानी चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा डी, ठीक है। तो फिर आपको कुछ और भी प्रश्न हैं जिनको इसके साथ कोरिलेट कर लेना होगा, क्योंकि नक्षत्रशाला के प्रश्न कई बार पूछे गए। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा गोरखपुर, ठीक है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब होगा प्रयागराज, ये आनंद भवन के परिसर में स्थित है, ठीक है। यानी नक्षत्रशाला से संबंधित प्रश्न पूछे गए तो उनको आपने एक जगह को रिलेट कर दिया। मैं एक बार संक्षिप्त में उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में, आनंद भवन परिसर में, ठीक है। ये गलत नहीं होना चाहिए। चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा डी। पांचवा देखिए, गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है कहाँ पर, किस क्षेत्र में? तो ये कानपुर और प्रयागराज के मध्य में सबसे ज्यादा बीओडी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कानपुर एक चर्म उद्योग से संबंधित क्षेत्र है। तो यहाँ पर फैक्ट्रियों का जो प्रदूषित पानी है वो इसमें आता है। यहाँ एक शब्द का प्रयोग हुआ है बीओडी, उसको समझना जरूरी है। हालांकि आपने पर्यावरण के सेक्शन में इसको देखा होगा, लेकिन यहाँ एक चर्चा जरूरी है। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये भारी भरकम शब्द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? जल में कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके जैव और रासायनिक अपघटन के लिए जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे ही बीओडी कहते हैं, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। सॉरी, डिमांड शब्द का मतलब क्या हो गया? आवश्यकता, ठीक है। यानी अगर हम इसको एक लाइन में कहते हैं कि ऑक्सीजन की वो मात्रा जो जल के कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है उसे ही कहते हैं बीओडी। अब यहाँ पर देखिए, जल की अब बीओडी क्या करते हैं, मापने का क्या है? तो जल में जो प्रदूषण की मात्रा को मापने के लिए बीओडी को हम मापते हैं। अगर मान लीजिए बीओडी बढ़ा है, बीओडी ज्यादा है, तो इसका अर्थ क्या है? बीओडी ज्यादा का अर्थ है कि पानी में जो भी मौजूद कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी बड़ी मात्रा में जो विघटन करने के लिए हमको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ठीक है। निश्चित तौर पे आप यहाँ पर बीओडी से संबंधित जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक चीज और कोरिलेट करना होगा, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पर जब प्रदूषण की बात हुई तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में सीपीसीबी कहते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना सितंबर 1974 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो ये एक जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम है 1974 के तहत इसका गठन सितंबर 1974 में हुआ। उसके बाद वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारक अधिनियम 1981 के द्वारा भी इसको अतिरिक्त शक्ति प्राप्त हो गई। यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दो क्षेत्र में काम करता है, एक जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के क्षेत्र में। और जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम कौन सा है? 1974। और वायु प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम कौन सा है? 1981। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब इससे एक और प्रश्न क्या पूछा यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपीएससी दोनों बोर्डों में, कि पर्यावरण सुरक्षा जो अधिनियम है
वो कब लागू हुआ, ये कब का है, तो ये 1986 का है। तो इस बोर्ड को इसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सहायता भी देने का अधिकार है। ठीक है, इतनी बातों को आपको कम से कम मालूम होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, विज्ञान नगरी अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान नगरी लखनऊ में अवस्थित है। छठवें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। केवल प्रश्न उत्तर करने से अच्छा है कि कुछ समय और देखिए, थोड़ा विस्तृत ले लिया जाए जानकारी। अगला देखिए, यानी छठवें प्रश्न का आंसर सी। सातवां, प्रदेश आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, तो कहां पर की जा रही है, तो ये लखनऊ में की जा रही है। ठीक है, अब यहां पे आईटी सिटी लखनऊ के बारे में आपने समझ लिया। सातवें का सही जवाब होगा सी। आपने पूर्व में जो पार्ट थे उसमें एक प्रश्न पढ़ा था कि एक वुमेन हेल्पलाइन है 1090, ये कब प्रारंभ हुआ था, 15 नवंबर 2012 को। तो इससे रिलेटेड और क्या प्रश्न पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि डायल 100 कब शुरू हुआ था, तो आपका जवाब होगा 19 नवंबर 2016 को प्रारंभ हुआ था। फिर आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि अभी हाल ही में 3 हेल्पलाइन यानी 100, 102, 108, इन तीनों को मिलाकर एक 112 यानी डायल 112 की शुरुआत की गई। ये शुरुआत कब हुई, तो 26 अक्टूबर 2019 को। ये बात याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, इसका संचालन किसके द्वारा हो रहा है, तो यूपी डेस्को के द्वारा हो रहा है। इसका संचालन यूपी डेस्को के द्वारा। फिर प्रश्न उठता है यूपी डेस्को का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था, तो आपका सही जवाब होगा 1977 में। इतनी बातों को आपको याद रखना होगा। एक बात और इंक्लूड कर लीजिए बस यहाँ पर, कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन क्या है, तो आपका जवाब होगा 1076। 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन कब शुरू किया गया, तो 13 फरवरी 2018 से शुरू किया गया। इतनी बात को आप आईटी क्षेत्र से कोरिलेट करके देख सकते हैं। सातवें प्रश्न का सही जवाब होगा सी लखनऊ। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवें प्रश्न में कह रहा है कि प्रदेश की एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहां की जा रही है, तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ में। यानी प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा डी, सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना लखनऊ। अगला देखिए, कह रहा है कि 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है, कहां पर, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में अवस्थित है। ठीक है, यानी कि 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा, प्रयागराज। तो फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में ई ऑफिस का शुरुआत कब किया गया, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में ई ऑफिस की शुरुआत 27 अक्टूबर 2017 को की गई थी। ठीक है, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे, प्रयागराज। 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर स्टैब्लिश किया गया, तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ में। याद रखिएगा यहाँ पे प्रथम शब्द लिखा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी लखनऊ में स्टैब्लिश हुआ, यानी 10वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, तो आपका सही जवाब होगा नवंबर 2008 में दिया गया, यानी कि 11वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अब यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी होगी कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जुलाई 1982 में की गई। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो आपका सही जवाब होगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो आपका सही जवाब होगा नवंबर 2009 में की गई थी। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा बी। अब जरा गंगा नदी की बात उठ गई है तो एक चर्चा जरूर होनी चाहिए। यह प्रश्न पूछा गया है कि गंगा कार्य योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो याद रखिएगा जो ये गंगा कार्य योजना थी, ये गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए और उसको स्नान योग्य बनाने के लिए की गई। इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन हुआ जिसका नाम है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण फरवरी 1985 में गठित किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की, प्रधानमंत्री ने की। याद रखिएगा इसके तहत जो प्रथम चरण शुरू किया गया गंगा कार्य योजना का, ये 5 नगरों में शुरू किया गया। ठीक है, इसमें 5 नगर कौन थे, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और मिर्जापुर। ठीक है, दूसरा चरण इसका प्रारंभ किया गया 1993 में। इस दूसरे चरण में गंगा और उसकी सहायक नदियां शामिल थी और इसमें कुल नगरों की संख्या 23 हो गई। याद रखिएगा जो पहले चरण के 5 नगर थे वो इस 23 में शामिल हैं। अब इस दूसरे चरण की एक महत्वपूर्ण बात जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि इस चरण में यमुना और गंगोत्री इसे भी सम्मिलित कर लिया गया और इसके 3 घटक हो गए। कौन कौन सा, गंगा कार्य योजना, यमुना कार्य योजना और गंगोत्री कार्य योजना। ठीक है, सॉरी गोमती कार्य योजना। ठीक है, गंगोत्री नहीं, गोमती कार्य। यमुना कौन कौन सी, गंगा कार्य योजना, यमुना कार्य योजना और गोमती कार्य योजना। ये 3 चरण इसके हो गए। ठीक है,
ये कब हुआ? 1993 में ये पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार आपने गंगा और उससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण योजना है उसके बारे में आपने पढ़ लिया। एक और याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि ताज ट्रेपीजियम योजना कब शुरू हुई थी? तो ताज ट्रेपीजियम का संबंध 1999 से। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आप देख चुके हैं। जवाहर तारामंडल कहाँ पर है? प्रयागराज में, आनंद भवन परिसर में। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, अब हम लोग अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के टॉपिक पे आ रहे हैं। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इसके बारे में कहा जाए वो कम है। अगला देखिए, प्रश्न शुरू करते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? यानी प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उस जिले का नाम बताइए जहां पर अनुसूचित जनजाति की संख्या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है। तो आपका सही जवाब होगा सोनभद्र, यानी पहले प्रश्न का सही जवाब होगा बी। अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, यानी एसटी। सॉरी। अब देखिए, अगर ये प्रश्न पूछा तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जनजाति रहित जिले कौन कौन से हैं? तो आपका जवाब होगा अयोध्या और जालौन, यानी अयोध्या और जालौन अनुसूचित जनजाति रहित जिले हैं, यानी पहले प्रश्न का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, पूछ रहा है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। ठीक है, ये क्लियर। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजाति वाला सर्वाधिक जिला कौन सा है? सोनभद्र है। दूसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पे चलिए, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बागपत, यानी तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ए, बागपत सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। चौथा प्रश्न देखिए, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो याद रखिएगा कि प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू जनजाति है। यहां पर चौथे का सही जवाब होगा ए। एक बात और याद रखिएगा कि थारू जनजाति दीपावली को शोक के तौर पर मनाती है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आइए देखते हैं कौन सही सुमेलित है। दिया है खरवार, पूछ रहा है खरवार ललितपुर से संबंधित है, तो ये प्रश्न सुमेलित नहीं है। क्यों? तब फिर प्रश्न होता है कि खरवार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, ये जो खरवार हैं ये सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर में प्रमुख तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी खरवार के बारे में आपको जानकारी हो गई। अगला है भोक्सा, बिजनौर में। ये भी बात सही है। ये विकल्प यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सही पूछ रहा है। याद रखिएगा, बोक्सा कहिए या बुक्सा कहिए या भोक्सा कहिए, ठीक है, आपका संबंध बिजनौर से होगा। बोक्सा प्रमुख तौर पर बिजनौर से ही संबंधित है। आगरा में भी ये पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप ये अतिरिक्त भी जानिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, अब यहाँ देखिए पांचवें में विकल्प सी में बैगा दिया है। ये बैगा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। और बात थारू की कर ली जाए तो थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा कि थारू जनजाति के बारे में क्या महत्वपूर्ण है कि थारू जनजाति में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती थी। ठीक है, इतनी बात आप थारू के भी बारे में जानेंगे। यदि आपसे थारू के क्षेत्र की बात करें तो लखीमपुर का क्षेत्र आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर आप तराई के क्षेत्र में बात करें तो ये थारू जनजाति तराई के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। अभी हमने लखीमपुर खीरी का नाम ले लिया आपको। ठीक है, इन क्षेत्रों में थारू जनजाति पाई जाती है। आपने विकल्प के भी सारे प्रश्नों को देख लिया, इसे कहते हैं डिटेल स्टडी। ठीक है, और यहाँ पर बी प्रश्न ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? तो आपका सही जवाब होगा 2003 में, यानी छठवें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। तो फिर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया और कब किया गया? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में 1967 में, यानी 67 में 5 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। वो 5 जनजातियां कौन है? थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी। ये 5 जनजातियां सबसे पहले 1967 में सूचीबद्ध हुई थी। उसके बाद 2003 में 10 जनजातियां सूचीबद्ध हुई। इस प्रकार आपका ये प्रश्न 6 सही जवाब होगा सी। इसको आपने 360 डिग्री में देख लिया। 7वां प्रश्न है, परहिया जनजाति निवास करती है। परहिया जनजाति जो है ये कहाँ निवास करती है? तो ये सोनभद्र में निवास करती है। आइए जरा सोनभद्र के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। यहाँ जनजाति भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, कई सारी जनजातियों का भी जिक्र हुआ। तो मैं सोनभद्र की जो प्रमुख जनजातियां जो परीक्षाओं में के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं उनको एक जगह आपको कोरिलेट करा देता हूं। सोनभद्र में अभी आपने पढ़ लिया परहिया जनजाति है। इसके अलावा अगरिया जनजाति भी सोनभद्र में है।
बैगा जनजाति अभी आपने पढ़ लिया सोनभद्र में है। भूइया या भूनिया ये भी जनजाति सोनभद्र में है। पटारी जनजाति भी सोनभद्र में पाई जाती है। तो इतनी मिनिमम जनजातियों को सोनभद्र के संबंध में याद रखिएगा। 7वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, कह रहा है कि थारू समाज में सबसे पहले निम्न में किस प्रकार के परिवार पाया जाता था। तो अभी हमने आपको बताया था कि थारू समाज में पहले मात्र सत्तात्मक थी, यानी 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी। 9वां प्रश्न देखिए, अगरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो अभी आपने बता दिया कि सोनभद्र में पाई जाती है, यानी 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो आपका सही जवाब होगा कर्मा लोक नृत्य खरवार से संबंधित है, यानी 10वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी। और अभी हमने खरवार जनजाति बता दी कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, बलिया और गाजीपुर में। ये मेन याद रखिएगा, ठीक है, यानी 10 का सही जवाब होगा बी। 11वां प्रश्न देखिए, प्रदेश में किन जनजातियों में बिरादरी पंचायत पाई जाती है। तो याद रखिएगा बिरादरी पंचायत बुक्सा में पाई जाती है। और बुक्सा को अभी आपने कहाँ पढ़ा था, बिजनौर में। बुक्सा कहिए या भोक्सा कहिए, दोनों बात एक है। ये पाई जाती है कहाँ पे, बिजनौर में प्रमुख तौर पे। और एक बात और बुक्सा के बारे में समझ लीजिए कि जो बुक्सा जनजाति है इसमें बंदर, गाय और मोर के मांस को खाना वर्जित किया गया प्रमुख तौर पर। साथ ही साथ बुक्सा जनजाति में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा ए। 12वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित सही है। तो कह रहा है कि भोटिया, भोटिया का संबंध बाराबंकी से नहीं है। अगला है बुक्सा, बुक्सा का संबंध किससे, बिजनौर से, बिल्कुल सही है। आगे यानी कि प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, थारू जनजाति, यानी प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा बी। ये पढ़ भी चुके हैं अभी आप। थारू जनजाति के बारे में एक बात और इंक्लूड कर लीजिए कि ये खेती इनके प्रमुख साधन था और ये धान की खेती प्रमुखता से करते थे। और थारू के बारे में अभी हमने आपको बता दिया कि ये तराई के क्षेत्रों में पाई जाती है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, ठीक है। और ये अपना संबंध जो है किरात वंश से संबंधित करते हैं। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए किरात वंश से संबंधित कौन है, तो आपका सही जवाब होगा थारू। दूसरी बात कि लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के बच्चों को पढ़ने के लिए एक महाविद्यालय का भी निर्माण किया गया था। 13 का सही जवाब होगा बी। 14वां प्रश्न देखिए, 14वें प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, 14 का बी ऑप्शन हो जाएगा, थारू। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी समूह को कब सूचीबद्ध किया गया था। तो अभी आपने पढ़ा है 2003 में। और सबसे पहली बार कब किया गया था, 1967 में 5 जनजातियों को, ये भी याद रखिएगा। 15 का सही जवाब होगा बी। 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। तो अभी आपने पढ़ा बोक्सा या बुक्सा या भोक्सा, ठीक है, ये बिजनौर में पाई जाती है। एक बात और याद रखिएगा कि जो बोक्सा या भुक्सा जनजाति है ये अपने आप को पतवार राजपूत वंश से संबंधित करते हैं और इनकी जो प्रमुख देवी हैं वो चामुंडा देवी है, ठीक है, यानी 16 का सही जवाब होगा सी। 17 देखिए, निम्न जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो अभी हमने आपको बताया बिजनौर और आगरा में भी पाई जाती है, यानी 17 का सही जवाब होगा ए। 18वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो आपका सही जवाब होगा थारू, 18 का जवाब ए हो जाएगा। 19 देखिए, अगरिया, बैगा, भूइया अनुसूचित जनजाति कहाँ की है। तो आपका सही जवाब होगा सोनभद्र। अभी हमने आपको बता दिया सोनभद्र में परहिया, अगरिया, बैगा, भूइया या भुनिया और पटारी ये सभी जनजातियां सोनभद्र से संबंधित हैं। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि पंखा और पनिका ये जनजाति कहाँ से है, तो आप सोनभद्र और मिर्जापुर ये दोनों जिले याद रखेंगे पंखा और पनिका के लिए। यदि आपसे पूछा जाए कि चेरो जनजाति कहाँ से है, तो आप सोनभद्र और चंदौली इन दोनों नाम को याद रखेंगे, ठीक है। इस अतिरिक्त फैक्ट को भी याद रखिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग आ गए हैं जो कल्याणकारी योजना और परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में। ये भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला प्रश्न है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा परिवार नियोजन बीमा योजना 30 दिसंबर 2005 को शुरू की गई थी, यानी पहले प्रश्न का सही जवाब होगा बी। 30 दिसंबर 2005 को परिवार नियोजन बीमा योजना। यहाँ परिवार नियोजन की बात हुई यानी कि बच्चों के संबंधित। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि एक हाल ही में एक योजना शुरू की गई कुछ वर्ष पहले, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ये कब शुरू की गई, तो ये 25 अक्टूबर 2019 को। कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 को। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना कब शुरू की गई, तो आपका सही जवाब होगा
12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना शुरू की गई। हम लोगों ने चर्चा की कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुई, तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब शुरू हुई? फरवरी 2018 में। ठीक है, ये भी ग्रामीण से संबंधित है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 12 अप्रैल 2005 को, यानी प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा डी। तीसरा प्रश्न देखिए, लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितनी प्रतिशत सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 50% सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं इस विश्वविद्यालय में, यानी प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा सी। चौथा प्रश्न देखिए, स्वाधार योजना संबंधित है, तो जो स्वाधार योजना संबंधित है ये संघर्षशील महिलाओं की सहायता के लिए। ठीक है, संघर्षशील महिलाओं की सहायता के लिए स्वाधार योजना। चूंकि महिलाओं की बात हो गई तो एक योजना यहां से और कोरिलेट कर दीजिए कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अक्टूबर 2017। स्वाधार योजना का संबंध संघर्षशील महिलाओं के लिए, प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प होगा बी। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्न में दृष्टिबाधितों के विद्यालय के लिए मतलब को क्या कहा जाता है? तो दृष्टिबाधितों का जो विद्यालय है उसको क्या कहा जाता है? स्पर्श कहा जाता है, यानी 5वें का सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य क्या था? तो जो आश्रय बीमा योजना है जो अक्टूबर 2001 में थी, ये बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, यानी प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा डी। चूंकि बेरोजगारों की बात हुई तो यहाँ पर एक योजना और याद कर लीजिए, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये 2017 में प्रारंभ हुई। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2017, प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, 7वां प्रश्न है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, क्या उपलब्ध कराती है? ये पेंशन और बीमा का लाभ उपलब्ध कराती है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। जब पेंशन की बात हो गई तो एक प्रश्न और को रिलेट कर लीजिए, समाजवादी पेंशन योजना की जगह पर मुख्यमंत्री पेंशन योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2018 को। जितनी अतिरिक्त योजनाओं को कोरिलेट कर रहा हूं या जितने अतिरिक्त फैक्ट हैं, इनको एक जगह आप अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित फैक्ट की जगह पे लिख लीजिएगा। 7वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। 8वां देखिए, दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहां पर स्थापित की गई? तो आपका सही जवाब होगा कि ब्रेल प्रेस लिपि का एस्टेब्लिशमेंट लखनऊ में किया गया, यानी 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। 9वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध परिवार नियोजन से है, यानी 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा डी। याद रखिएगा इसको, पर्यावरण से न मारिएगा, परिवार नियोजन से, 9 का डी। अगला देखिए, अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो जो अल्पसंख्यकों के सर्वाधिक केंद्रीकरण कौन है? रामपुर है, 10वें का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, निम्न में केंद्र सरकार की योजना नहीं है, तो मनरेगा केंद्र की ही है, इसके बारे में हमने पूर्व में खूब डिटेल चर्चा कर ली है, करंट में भी इसकी डिटेल चर्चा की है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में अभी आपने पढ़ लिया कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर, तो आपने अभी पढ़ा है 12 अप्रैल 2005 को। अगला गंगा एक्सप्रेसवे, ये गंगा एक्सप्रेसवे का संबंध केंद्र सरकार से नहीं है, 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। 12वां प्रश्न देखिए, 12वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि SC/ST अत्याचार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा डी, जिसको SC/ST एक्ट कहा जाता है 1990 में, यानी 12 का सही जवाब होगा डी। 16वां प्रश्न 13वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था, तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में हुआ था। 13 प्रश्न का सही जवाब होगा सी, 1993 में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। अगला देखिए, कह रहा है कि 14वां प्रश्न है, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है? तो जो समेकित बाल विकास परियोजना है ये 1975 से प्रदेश में चल रही है, यानी 14 प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, काम के बदले अनाज योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की गई? तो आपका सही जवाब होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, यानी 15 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे कम प्रतिशत कहां पर है? तो आपका सही जवाब होगा बागपत में। ठीक है, और बागपत में गरीबी रेखा से सबसे कम रहने वाले प्रतिशत भी बागपत में है, और अभी आपने पढ़ा है कि सबसे कम ST भी बागपत जिला में पाए जाते हैं, यानी 16 का सही जवाब होगा बी। 17वां देखिए, प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1947 में हुआ था। 17 प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 18वां प्रश्न देखिए, प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिएगा, प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 1999 से 2000 के बीच में हुई थी। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, वंदे मातरम योजना संबंधित है। ठीक है,
तो याद रखिएगा, वंदे मातरम योजना का संबंध स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। 19 का सही जवाब होगा सी। ठीक है, अब यहां पर आपने इन प्रश्नों को योजनाओं के संदर्भ में पूरा कर लिया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे उनको आपने देख लिया। अभी हाल ही में लेखपाल से संबंधित भी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी की होने वाली है, बीडीओ की भी होने वाली है। उस दृष्टिकोण से एक प्रश्न और इंक्लूड कराना आवश्यक है कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि पंचायत मित्र योजना कब शुरू की गई, तो आपका जवाब होगा 2 फरवरी 2006 को। यानी पंचायत मित्र योजना 2 फरवरी 2006 से चल रही है। ग्रामीण से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब से चल रही है, तो आपका सही जवाब होगा फरवरी 2018 से चल रही है। ठीक है, अब ये कृषि और किसान और पंचायत से संबंधित बात हो रही है। यदि आपसे पूछा जाए कि किसान उदय योजना कब से चल रही है, तो याद रखिएगा दिसंबर 2017 से किसान उदय योजना चल रही है। यदि आपसे पूछा जाए कि किसान पाठशाला योजना कब से चल रही है किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए, तो ये भी दिसंबर 2017 से चल रही है। ठीक है, अगर आपसे यह पूछा जाए, चूंकि वर्तमान में राशन की बात बहुत हुई है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 थी, ये प्रदेश में कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रदेश में 1 मार्च 2016 से चालू है। कब से है? 1 मार्च 2016 से प्रारंभ है। ठीक है, इतनी बातों को आपको निश्चित तौर पर अपने संज्ञान में रखना चाहिए। इस प्रकार आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें और अपनी तैयारी को और तेज गति से चलाएं। आप सभी का बहुत